स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। और आज हम बात कर रहे हैं कोशिका के मुख्य भागों के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में बात किया और यहाँ हम बात कर रहे हैं जो कोशिका के मुख्य अंगक या जो पार्ट हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं कोशिका भित्ति से, जो कि पादप कोशिका का मुख्य भाग है एक। और कोशिका वाल या सेल वाल या कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल पादप या वनस्पति को कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका निर्माण, जो कोशिका भित्ति होती है, इसका निर्माण सेल्यूलोज के द्वारा होता है। और ये जो सेल्यूलोज होता है इसको कोशिका द्रव्य के द्वारा स्रावित किया जाता है। और कोशिका भित्ति की बात करें तो इसका कार्य यह है कि कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का कार्य करता है और मुख्य रूप से पादप कोशिका को बाहरी आघात से रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पतली पाई होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोटी और मजबूत होती है, कठोर होती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जितने भी जो अन्य कोशिकाएं हैं उनमें पाई जाती है। और यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिससे कोशिका के सभी अवयव ढके रहते हैं या घिरे हुए होते हैं। और इसका मुख्य काम ये है कि ये विसरण का कार्य करती है या फिर जल का परासरण करती है और जल परासरण का नियंत्रण करती है। इसके अलावा ऊर्जा निर्माण और इलेक्ट्रॉन के आवागमन के लिए माध्यम का कार्य करता है। और बात करें कि कोशिका झिल्ली किससे बनती है तो ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा ये जो कोशिका झिल्ली है इसकी संरचना के बारे में बहुत सारे मत दिए गए हैं कि इसका संरचना ऐसा है या वैसा है, लेकिन जो सबसे अधिक मान्य जो संरचना है उसे FMM कहा जाता है, यानी कि फ्लड मोजेक मॉडल कहा जाता है, जिसको कि 1972 में SJ सिंगर और जी निकोलसन के द्वारा प्रदान किया गया था। ये कोशिका झिल्ली का जो संरचना है उसका मॉडल बताता है, फ्लड मोजेक मॉडल। इसके बाद जो नेक्स्ट अंग है कोशिका का, उसकी बात करें तो वो है भाग की बात कर रहे हैं हम, तो वो है जीव विद्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले जो अर्धपारदर्शक और चिपचिपा और तरल जीवित पदार्थ होता है उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। और यह जीवन की मूल इकाई है, यानी कि कोशिका के सभी कार्य इसके अंदर ही संपन्न होते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा कोशिकाओं के सभी अंगों का निर्माण होता है जीव द्रव्य का। और इसको जीव द्रव्य को सबसे पहले कॉटो नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा था। इसके बाद चुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नाम सारकोट रखा। और लास्ट में 1940 ईस्वी में पुरकिंजे ने इसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। और अगर हम बात करें कि जो जीव द्रव्य है, तो जैसा कि बताया कि ये इसके द्वारा कोशिकाओं के सभी अंगों का निर्माण किया जाता है और जीवन की यही मूल इकाई है प्रोटोप्लाज्म। तो रासायनिक रूप से अगर हम बात करें तो ये जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें प्रोटीन, जल, लिपिड्स और अन्य बड़े अणु पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। और जितने भी जीव होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो सभी प्रोटोप्लाज्म का उपयोग अपने ईंधन के रूप में करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि जो एक लाइन है कि इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक पाया जाता है, ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन के द्वारा
की गई थी। और इसका रचना जो है देख सकते हैं आप, अंडाकार होती है और इसको पावर हाउस या शक्ति केंद्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी संरचना की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे श्वसनीय एंजाइम होते हैं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा एटीपी निर्माण होता है। और जो रासायनिक ऊर्जा जो बनता है, जो पेड़ पौधे बनाते हैं या हमारे शरीर में जो बनता है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित रहती है। और सबसे पहले 1882 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 1886 ईस्वी में अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो 1882 में सबसे पहले फ्लेमिंग के द्वारा इसको देखा गया था और अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम प्रदान किया गया वो बेंडा के द्वारा प्रदान किया गया था। और ध्यान देने वाली बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और जैसा कि पहले कहा कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, इसके अलावा ये जीवाणु और नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गीज को छोड़कर पौधों एवं प्राणियों के सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा हर जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। जैसे किसी कोशिका में इसकी संख्या अधिकतम 3 लाख होती है और जो न्यूनतम है वो 1 लाख तक होती है। इसके अलावा अगर हम इंसानों की बात करें या मनुष्यों की बात करें तो हमारे लीवर की कोशिकाओं में 10,000 से लेकर 1,000 से 1,600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और जैसा कि पहले कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट अंग है, जो नेक्स्ट भाग है कोशिका का, उसकी बात करें तो वो है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को टी बोवरी के द्वारा 1888 में खोजा गया था। और ये कोशिका का एक अंग है, पार्ट है, इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो जो सेंट्रोसोम है ये 2 तारक केंद्रों का बना होता है जो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होते हैं। और जो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है, ये कोशिका विभाजन के समय जब तर्कु बनते हैं ना, मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो जो स्पेंडल फाइबर बनता है उसका निर्माण करना है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का उसकी हम बात कर लें तो वो है ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रदव्य जालिका। तो इसकी खोज 1945 में पोर्टर के द्वारा की गई थी। और ये जो ER होता है ये कोशिका भित्ति और केंद्रक में जो कोशिका द्रव्य भरा होता है उसमें जालनुमा ढंग से फैला होता है। और ये जो ER होते हैं इनके द्वारा प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा और जल परिवहन का कार्य किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज 1955 में पैलाडे के द्वारा की गई थी। और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का काम करना। और ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। और हालांकि उन्होंने 1941 में इसको देखा था और इसको माइक्रोसोम कहा। राइबोसोम को पैलाडे के द्वारा माइक्रोसोम कहा गया और फिर 1955 में इन्होंने इसका नाम राइबोसोम दिया। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और जैसा कि पता होगा आपको कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें राइबोसोम छोटे होते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो थोड़ी बड़े होते हैं, तो वो 80S कहा जाता है उनको। और
तो जैसा कहा कि इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। और ये मुख्यतः जो राइबोसोम होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है और इसमें स्तर नहीं पाए जाते हैं। तो और मुख्यतः राइबोसोम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 60 एस प्रकार, 70 एस प्रकार और 80 एस प्रकार। तो जैसा कि आपको बताया, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन को संश्लेषित करना। ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का वो है लवक, या जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, उसकी बात कर लें तो प्लास्टिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। दूसरा होते हैं वर्णी लवक, जिसे कि क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, यानी कि कलर वाले लवक। और तीसरे होते हैं हरित लवक, या जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को। और अब हम बात कर लें अवर्णी लवक की, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट की। तो ये रंगहीन और अनियमित प्रकार के होते हैं, जिनका जो आकार होता है अनियमित होता है। इसके अलावा इनमें लेनिन नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। और जब ये अवर्णी लवक, मतलब इस अवर्णी लवक में स्टार्च जब जमा हो जाता है स्टार्च, तो इसको एमिलोप्लास्ट कहा जाता है। जबकि जब इसमें वसा जमा हो जाता है या फैट जमा हो जाता है तो इसको इलियोप्लास्ट कहा जाता है। और अगर प्रोटीन जमा हो जाता है तो इसको प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें रंगीन वर्णक पाए जाते हैं। और ये फूल के दल होते हैं और जो फल होते हैं उनके छिलकों में पाए जाते हैं, इसलिए फूलों का जो रंग है या जो फलों का जो कलर है, रंग है, वो इनके वजह से ही होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से या वर्णी लवक की वजह से। जैसे लाल नारंगी रंग जो अगर किसी को मिलता है, किसी फूल को या फल को, तो उसका वजह यह है कि उसमें कैरोटीन पाया जाता है, जो कि गाजर में भी पाया जाता है। और किसी चीज़ का अगर रंग पीला है तो उसमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो जैंथोफिल पाया जाता है। जबकि जो टमाटर में पाया जाता है तो लाइकोपेन पाया जाता है। इसके लिए टमाटर का कलर, मतलब टमाटर में जो कलर है वो लाइकोपेन की वजह से होता है। जबकि चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लवक है या जो नेक्स्ट प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो ये हरे रंग के होते हैं और इनका जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों के भोजन का निर्माण। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः मैग्नीशियम ही जिम्मेदार होता है। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। और ये भी ध्यान देना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल ये सभी सहायक तौर पर पाए जाते हैं। और जब कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है पत्तियों में तो वो पीला हो जाते हैं और धीरे धीरे वो मतलब वृद्ध होके या उनका वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक है। तो ये था लवक। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो है गॉल्गी बॉडी या गाल्गी काय। तो गाल्गी काय की बात करें या गाल्गी बॉडीज़ की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, बाकी जंतु और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन मेनली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्गी बॉडीज़ नहीं पाए जाते। इसके अलावा गाल्गी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है और इसकी खोज 1898 ईस्वी में गाल्गी के द्वारा किया गया था। इसके लिए इसको गाल्गी बॉडी कहा जाता है। और जैसा कि बताया आपको कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते और एक पादप कोशिका में लगभग 10 से 12 होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में 5 से 7 होते हैं। मैंने एक सेल की बात कही है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मेन काम है गाल्गी काय का, गाल्गी बॉडीज़ का, ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का निर्माण करना इसका मुख्य काम है।
और ये केंद्रक के पास ही स्थित होती है। और सबसे पहले इसको बिल्ली की कोशिका में खोजा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की बात करें तो इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ये गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और इसमें लाइसोसोम में लगभग 24 प्रकार के एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें मुख्य जो प्रमुखतः हैं जो हैं वो फास्फेटेज हैं, सल्फेटेज हैं, प्रोटीएज हैं और राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज प्रमुख हैं। इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है ये अंतःकोशिकी पाचन है। मतलब शरीर जो कोशिका के जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको भक्षण करने का कार्य लाइसोसोम करता है, ये लाइसोसोम ही करता है। और इसके अलावा ये सेल डिवीज़न में मदद करता है। और जैसा कि इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसकी खोज डी दुबे ने 1949 में किया था। और नेक्स्ट है, जो आगे बढ़ते हैं, जो अगला पार्ट है वो है केंद्रक, जो कोशिका का सबसे मुख्य हिस्सा है। और इसमें डीएनए या आरएनए या दोनों में से कोई एक, इसके अलावा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए केंद्रक का आनुवांशिकी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का पूरा विवेचना किया गया था। और ये जो केंद्रक है ये मुख्यतः कोशिका को नियंत्रित करने का और उस पर पूरा कंट्रोल रखने का कार्य करता है। इसके अलावा केंद्रक जो है जितनी भी कोशिकीय गतिविधि होती है उनको संचालित करने का काम करता है। और केंद्रक के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला तो भाई केंद्रक कला या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लास्ट, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रक कला की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो इसकी खोज ओ हटविंग के द्वारा की गई थी। और केंद्रक कला द्विस्तरीय झिल्ली होता है और इसका जो बाहरी झिल्ली होता है वो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, जिस पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। और ये जो केंद्रक कला है इसमें बहुत मतलब जगह जगह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा जो केंद्रक द्रव्य हैं ये कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करता है। और ये जो केंद्रक कला है जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय खत्म हो जाता है। और जो नेक्स्ट पार्ट है केंद्रक का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। यह एक तरल पारदर्शी द्रव्य है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र और केंद्रिका धंसे होते हैं और एंजाइम गति मतलब यहाँ पे जितने भी एंजाइम वाले जो काम होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन जब जो तंत्रिक जो स्पिंडल बनते हैं उसके निर्माण में सहायक होता है। और ये जो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है केंद्रक का वो है न्यूक्लियस या केंद्रिका। तो इसकी खोज 1891 में फोंटेना के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको सबसे पहले वैगनर के द्वारा देखा गया था और ब्रॉडमैन ने इसका नामकरण किया। और ध्यान देगा कि केंद्रक ये जो केंद्रिका होते हैं इसके चारों ओर केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। और ये जो केंद्रिका है मुख्यतः आरएनए और फास्फोलिपिड्स का बना होता है। और जितने भी केंद्रिका हैं यानी कि प्रत्येक केंद्रिका एक विशेष गुणसूत्र सेट के द्वारा विशिष्ट स्थान पर लगे होते हैं जिसे कि हम केंद्रक संगठन गुणसूत्र कहते हैं। और जो नेक्स्ट है जो केंद्रक का जो पार्ट है वो है क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन धागा। तो ये केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये धागे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जालनुमा रचना बना लेते हैं जिसे कि क्रोमैटिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जिनको गुणसूत्र कहा जाता है। और इन गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए और थोड़ी मात्रा में
सॉरी इसमें डीएनए पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं और थोड़ी मात्रा में आरएनए पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्रोमैटिन धागे में या क्रोमैटिन नेटवर्क में जो मुख्य भाग है वो डीएनए का ही होता है। ठीक है, तो ये था कोशिका के विभिन्न भाग के बारे में एक सामान्य संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।